जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया तो मैंने बस थोड़ी सी शक्ति बढ़ाई थी। फिर भी उतनी ताकत से मैं एक ही वार में किसी इंसान के टुकड़े कर सकता था। दूसरे साल तक मेरा शरीर इतना मजबूत हो चुका था कि तलवारें मुझे घायल नहीं कर पाती थीं। मैं नंगे हाथों से तलवार पकड़कर उसे लोहे की गेंद की तरह मोड़ देता था, जैसे यह कोई बड़ी बात ही न हो। इसी खतरनाक ताकत की वजह से शहर में मुझे डेप्यूटी शेरिफ का पद मिल गया और मैं आराम से राज्य की सुरक्षा में जिंदगी जीने लगा। पहला बंधन। तीसरे साल उत्तर में युद्ध छिड़ गया। हर तरफ डाकुओं के हमले होने लगे। मेरा कोई परिवार नहीं था, न माता पिता न कोई अपना। सरकार सबसे ज्यादा मुझ जैसे इंसान से डरती थी। एक ऐसा आदमी जिसके पास बेहिसाब ताकत हो और जिसे किसी चीज का डर न हो। उन्हें डर था कि मैं भाग सकता हूं या उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊं। इसलिए उन्होंने मुझे कभी युद्ध के मैदान में भेजने की हिम्मत नहीं की। लेकिन मेरे सुरक्षा प्रमुख की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। युद्ध पर जाने से पहले उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, जब उसने अपनी 10 साल की बेटी कुंगरान को मेरी देखभाल में सौंपा। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि वह विदाई हमेशा के लिए होगी। बढ़ती ताकत, बढ़ती जिम्मेदारी। उसके बाद मैं लगभग अजेय बन गया। आम लोग सिर्फ डाकुओं का नाम सुनकर कांप जाते थे, लेकिन मैं अकेला एक तलवार लेकर उनके इलाके में घुस गया और 20 से ज्यादा लोगों का सफाया कर दिया। पुराने मेयर ने जब यह देखा तो उसने खुद मुझे अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। शहर के लोग मुझे किसी रक्षक देवता की तरह पूजने लगे। लेकिन एक समस्या थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जिन डाकुओं को मैंने मारा था, उनमें से एक का भाई वाई फेंग था, जो 2 साल पहले किस्मत से एक अमर साधना संप्रदाय में शामिल हो गया था। लोग कहते थे कि साधक अपने मरे हुओं का बदला लेने में देर नहीं करते। फिर भी एक बात मुझे सुकून देती थी। जो भी उस अमर पर्वत पर चढ़ जाता, वह 20 साल तक वापस नहीं आ सकता था। मैंने उंगलियों पर हिसाब लगाया और राहत की सांस ली। 20 साल बाद देखेंगे। 11वें से 13वें साल तक। 11वें साल तक जब मैंने शक्ति के 10 अंक जमा कर लिए, तब मैं एक मुक्के से हवा में शून्य पैदा कर सकता था। तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर में कुछ पूरी तरह असामान्य है। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने खुद मुझे चुना हो। 13वें साल एक साथ 2 खबरें आईं। बुरी खबर यह थी कि कुंगरान के पिता युद्ध में मारे गए थे। वह छोटी लड़की इतनी जोर से रोई कि मेरा दिल टूट गया। लेकिन हम उस दुख से बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि पूरे शहर में एक और खबर फैल गई। सिंगचू पैलेस का एक अमर गुरु पहाड़ से नीचे उतरा था, शिष्य भर्ती करने के लिए। उसने कहा कि इस शहर में भाग्य का एक महान वाहक मौजूद है। शुरुआत में मुझे सच में लगा कि वह मेरे बारे में बात कर रहा है, लेकिन परीक्षण के बाद सच्चाई सामने आई। असली भाग्य की संतान दरअसल कुंगरान थी। उसने जाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वह पहले ही मेरी अजरमर जवानी का राज जान चुकी थी। वह एक दिन मेरे बराबर खड़ी होना चाहती थी। इसलिए आखिरकार उसने संप्रदाय की शिष्या बनने के लिए हाँ कह दी, लेकिन एक शर्त पर कि वे मुझे भी साथ ले जाएं। दुर्भाग्य से संप्रदाय ने मुझे पूरी तरह तुच्छ समझा। उन्होंने पहले मेरी हड्डियों की जांच की, फिर ठंडे चेहरे के साथ सिर्फ 4 शब्द बोले, भाग्यहीन विद्रोही। मुझे द्वार पर ही अस्वीकार कर दिया गया। मुआवजे के तौर पर उन्होंने मुझे एक चीज चुनने की अनुमति दी। मैंने दिव्य हथियारों और अनमोल खजानों को नजरअंदाज किया और पूछा, क्या ऐसी कोई साधना विद्या है जो जीवनकाल के बदले साधना शक्ति दे सके। संप्रदाय के लोग मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे मैं पूरी तरह पागल हूँ। लेकिन फिर भी उनमें से एक ने मेरी तरफ एक पुस्तिका फेंक दी। उस विद्या में लिखा था, स्वर्णिम अमृत को संघनित करने के लिए 300 साल, आदिम शिशु अवस्था तक 3000 साल, संत बनने के लिए 30,000 साल, सच्ची अमरता 3 लाख साल। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह था कि यह विद्या उपयोगकर्ता को अपना जीवनकाल 3 गुना जलाकर साधना की गति 3 गुना बढ़ाने की अनुमति देती थी। जैसे ही मैंने यह पढ़ा, मैं अपनी उत्तेजना मुश्किल से दबा पाया। यह विद्या मानो खास मेरे लिए बनाई गई थी।
जहां बाकी लोगों को 300 साल लगते, मुझे सिर्फ 100 साल चाहिए थे। मेयर से शहर का रक्षक। उसके बाद समय तेजी से बीतता गया। 10 साल और गुजर गए। बूढ़ा मेयर रिटायर हो गया और स्वाभाविक रूप से शहर का नया मेयर मैं बन गया। तब तक मेरा स्थिति पैनल खुद एक डरावना मजाक बन चुका था। मेरे शक्ति अंक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच चुके थे और भाग्य अंक बढ़कर 6 हो गए थे। मैं आराम से पेड़ से पत्ता उंगलियों से तोड़कर 50 मीटर दूर ठोस चट्टान को आर पार कर सकता था। मेरी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और हर तरफ से मार्शल कलाकार मेरे पास आने लगे। अनाथ जिनके पूरे कुल खत्म कर दिए गए थे, संप्रदाय से निकाले गए प्रतिभाशाली युवा, टूटी नसों वाले अपाहिज प्रतिभाशाली बालक। पहली नजर में वे सब किसी महान कहानी के चुने हुए नायक लगते थे। वे दिन रात मेरे निवास के बाहर घुटनों पर बैठे रहते और मुझसे शिष्य बनाने की भीख मांगते। लेकिन मैंने बिना एक पल सोचे हर किसी को ठुकरा दिया। क्या यह कोई मजाक था? इतना कर्म, नफरत और भाग्य उठाए घूमने वाले लोग मेरी जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें ही लाते। ऐसे एक भी शिष्य को स्वीकार करने का मतलब था आने वाले दशकों तक आपदाओं को न्योता देना। लेकिन वे लोग जाने को तैयार ही नहीं थे। आखिर में सबने शहर में ही बसना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गांगटू का शांत शहर एक छोटी मार्शल दुनिया में बदल गया। अजगर का अंत। एक दिन किसी ने मेरी असली ताकत परखने के लिए मेरे इलाके में गुटबंदी शुरू करवा दी। उस समय मैं एक चाय घर के अंदर बैठा था। मैंने खड़े होने की भी जरूरत नहीं समझी। बस अपनी उंगली चाय के कप में डुबोई और पानी की एक बूंद आगे उछाल दी। वह छोटी सी बूंद तोप की गोली की तरह निकली और उस आदमी को दर्जनों मीटर दूर उड़ा दिया, जबकि उसके पीछे आधी सड़क विस्फोट से टूट गई। उस घटना के बाद सारी परेशानी तुरंत खत्म हो गई। कुछ समय बाद इस दुनिया की शांति बनाए रखने वाली मुहर अचानक टूटने लगी और अंधलोक के राक्षसों ने डमिन राज्य पर हमला कर दिया। खुद युवराज और उनकी बड़ी बहन राजकुमारी लिविन मेरे पास मदद मांगने आए। तभी पहली बार मुझे इस दुनिया की सच्चाई पता चली। यह जगह सिर्फ मर्त्य लोक था, जबकि असली साधना संसार आत्मा लोक में मौजूद था। अगर आत्मा लोक के साधक जबरदस्ती मर्त्य लोक में उतरते तो स्वयं स्वर्ग उन्हें दबा देता था। जैसे ही मैंने यह सुना, मुझे अचानक सब समझ आ गया और बहुत लंबे समय बाद मुझे सच्ची खुशी महसूस हुई। इसका मतलब था कि इस दुनिया में वास्तव में इतने ज्यादा ताकतवर लोग हैं ही नहीं। अगर मैं हजारों साल तक छिपा रहा तो देरसवेर मैं पूरी तरह अजेय बन जाऊंगा। और जहां तक बाहर जाकर लड़ाई करने की बात थी, मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि मैं भाग जाऊंगा। अगले ही पल मेरा शरीर हिला और मैं सीधे आसमान में गायब हो गया। कुछ दिनों बाद पूरे शहर में सूखी और विकृत लाशें मिलने लगीं। मुझे याद था कि दशकों पहले भी यही हुआ था और तब जांच करने गया मंक यान वापस नहीं आया था। उसके सुसाइड नोट में लिखा था कि असली दोषी जमीन के नीचे छिपा एक विशाल सर्प है जो इंसानों की जीवन शक्ति अवशोषित करके साधना कर रहा था और अजगर बनने की कगार पर पहुंच चुका था। उस पत्र को पढ़ने के बाद मैंने ग्रामीणों से शांत आवाज में पूछा, क्या तुम लोगों ने पान पर्वत के बूढ़े राक्षस की कहानी सुनी है? फिर मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। वह तथाकथित बूढ़ा राक्षस मैं ही था। उसी रात मैं अकेला पहाड़ की तरफ निकल गया। उस समय मेरी शक्ति 25 अंकों तक पहुंच चुकी थी। मैंने धीरे से अपना दाया मुक्का उठाया और एक पंच मारा। पहाड़ टूट गया। धरती कांप उठी और पूरी पर्वत श्रृंखला चकनाचूर हो गई। टूटे पत्थरों के बीच कई दर्जन मीटर लंबा एक विशाल सर्प दर्द से तड़प रहा था। मुझे अजगर बनने के लिए सिर्फ 100 और इंसान चाहिए थे। मेरा रास्ता रोककर क्या तुम्हें स्वर्गीय दंड का डर नहीं? मैंने शांत नजरों से उसे देखा और कहा, सॉरी, लेकिन मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। जरूरी नहीं कि तुम्हारा स्थानीय स्वर्ग मुझ पर अधिकार रखता हो। फिर मैंने दूसरा मुक्का मारा। मेयर का प्रेम और विदाई। 90वें साल तक ल्यू रुयांग ग्रेट चिन की महारानी बन चुकी थी। वह मेहनत से राज कर रही थी और साम्राज्य के चारों दिशाओं को शांत कर चुकी थी। दूसरी तरफ मैं शहर के पास छोटे तालाब के किनारे बैठकर मछली पकड़ने में दिन बिताता था।
100वें साल तक गांगटू के पुराने लोग धीरे धीरे एक एक करके मरने लगे। मैं शहर का सबसे बूढ़ा इंसान बन चुका था, लेकिन मेरा चेहरा अब भी 20 साल के युवक जैसा दिखता था। लोगों को डराने से बचने के लिए मैंने भेष बदलकर नकली मूछें लगा लीं और खुद को अधेड़ उम्र के आदमी की तरह दिखाने लगा। फिर एक दिन लग्जरी वस्त्र पहने एक खूबसूरत कुलीन महिला शहर में आई। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वह लियू रुयांग थी। हमारी पिछली मुलाकात को 20 साल गुजर चुके थे और अब समय ने उसके चेहरे पर निशान छोड़ दिए थे। उसने कभी यह बात नहीं छेड़ी कि मैंने एक बार राज्य बचाया था। हम पुराने दोस्तों की तरह साधारण बातें करते रहे। इस साल की फसल के बारे में, पड़ोस वाले वांग परिवार की बिल्ली के बारे में। आखिरकार लियू रुयांग हमेशा के लिए गांगटू में बस गई। एक सर्दी की सुबह भारी बर्फबारी के बीच पड़ोस का आंगन असामान्य रूप से शांत था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। लियू रुयांग झूलती कुर्सी पर लेटी हुई थी। उसके बाल पूरी तरह चांदी जैसे सफेद हो चुके थे। उसने शांत आंखों से मेरी तरफ देखा। मास्टर, मैं 15 साल से आपकी चाय पी रही हूँ। अब रुयांग को कोई पछतावा नहीं है। कांपते हाथों से उसने अपनी रोब से एक गर्म जेड टोकन निकाला। यह चिन इंपीरियल परिवार की सबसे बड़ी गुप्त दवा है। उस समय मैंने सिर्फ ग्रेट चिन के लिए राज्य के द्वार की रक्षा नहीं की थी। मैंने इसलिए भी किया क्योंकि मुझे पता था कि आपको मुसीबत से नफरत है। जब तक ग्रेट चिन मौजूद था, वे अज्ञानी लोग कभी गांगटू को परेशान करने की हिम्मत नहीं करते। उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। आज मुझे जाना होगा। इस जिंदगी में मास्टर के साथ अंत तक रह पाना रुयांग के लिए बस इतना ही काफी है। गिरती हुई बर्फ के बीच वह किंवदंती की महारानी शांत मुस्कान के साथ हमेशा के लिए चली गई। मैं बहुत देर तक बर्फ में बिना हिले खड़ा रहा। आखिर में मैंने उसकी कब्र के सामने गर्म चाय का एक कप रखा और धीरे से फुसफुसाया, अगले जन्म में इंपीरियल परिवार में मत जन्म लेना, किसी अमर से मत मिलना, किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जिसे तुम सच में प्यार करो और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना। उत्थान का समय। 120वें साल तक मुझे अपने शरीर के अंदर एक अजीब एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यह दुनिया खुद मेरे अस्तित्व को अस्वीकार करने लगी हो। फिर एक दिन अचानक आसमान फट गया। सचमुच फट गया। गांगटू के ऊपर का पूरा आकाश टूटे हुए शीशे की तरह टूट गया और उसके बीच एक विशाल काला भंवर बन गया। यह जबरदस्ती उत्थान की रोशनी थी। चाहे मैं चाहूं या न चाहूं, यह दुनिया अब मुझे बाहर निकालने की तैयारी कर चुकी थी। मैंने लंबी सांस छोड़ी। लगता है आखिर वह समय आ ही गया था। मैंने आखिरी बार गांगटू की तरफ देखा। उस छोटे से शहर में मेरी 120 साल की यादें दबी हुई थीं। फिर मैं वापस घर के अंदर गया और मेज के नीचे टेकन की तरह फंसे हुए फटे आत्मा लोक के नक्शे को बाहर निकाला। उसके बाद मैंने वह जेड पेंडेंट उठाया जो लियू रुयांग छोड़ गई थी। फिर अपना छोटा यात्रा बंडल कंधे पर डाल लिया। आसमान की तरफ देखते हुए मैंने चिल्लाकर कहा, इतनी जल्दी मत मचाओ, मैं खुद ही जा रहा हूँ। जिस पल मैंने इस दुनिया को छोड़ा, उसी पल मैंने पीछे मुड़कर गांगटू की दिशा में हल्के से एक उंगली फ्लिक की। पूरे शहर को गर्म सुनहरी रोशनी ने घेर लिया। यह 5 भाग्य अंकों से मुहरबंद कर्म था। इस जगह को 100 साल की शांति और समृद्धि मिले। इसे मेरा आखिरी योगदान समझ लेना। आत्मा लोक में प्रवेश। आसपास की दृश्यावली लगातार बदलती रही। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यही आत्मा लोक था। मैं एक विशाल उत्थान मंच पर खड़ा था जिसके आसपास अलग अलग रंगों के वस्त्र पहने साधक मौजूद थे। यह आदमी इतना साधारण क्यों लग रहा है? इसके अंदर आध्यात्मिक कंपन का नाम तक नहीं है। मैंने तुरंत घबराने का नाटक किया और धीरे से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे लाल रस्सी संप्रदाय का रास्ता बता सकते हैं? मेरी बात सुनते ही आसपास के साधक हंसी में फूट पड़े। मैंने उनकी हंसी को पूरी तरह नजरअंदाज किया और अपने बंडल से एक सोने का टुकड़ा निकालकर सबसे जोर से हंस रहे मोटे साधक की तरफ बढ़ा दिया। बड़े भाई, कम से कम दिशा तो बता दीजिए।
साधारण साधकों को उड़ने वाली तलवार से 3 लाख कदम तय करने में कई दिन लगते। मुझे सिर्फ कुछ छलांगे लगीं। आधे घंटे बाद मैं लाल रस्सी संप्रदाय के मुख्य हॉल के सामने खड़ा था। संप्रदाय प्रमुख छाया रक्त साधु गुस्से में दहाड़ा, निकम्मो, 80 साल हो गए, अभी तक उस मर्त्य लोक वाले शापित टाउन चीफ को नहीं ढूंढ पाए। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही बाहर से एक अंधाधुंध रोशनी सीधे उनके मुख्य प्रांगण पर आ गिरी। धूल साफ होने पर बीच में बने विशाल गड्ढे के अंदर मैं खड़ा था। मैंने शांत भाव से अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। मैं गांगटू का टाउन चीफ हूँ। सुना है तुम लोग मुझे 80 साल से ढूंढ रहे थे। फिर मैंने हल्की सांस छोड़ी। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे सबसे ज्यादा नफरत मुसीबत से है। इसलिए उत्थान के पहले ही दिन मैंने सोचा कि यहाँ आकर इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। छाया रक्त साधु गुस्से में हंसा। उसने अपने सभी बड़ों को संकेत दिया और उन्होंने एक साथ मंत्र जाप शुरू कर दिया। अनंत काली धुंध अरबों धारदार ब्लेड में बदल गई और सीधे मेरी तरफ टूट पड़ी। मैंने बस गहरी सांस ली, धीरे से अपना दाया हाथ उठाया और मुट्ठी बांध ली। फिर एक पंच मारा। उसमें कोई आध्यात्मिक चमक नहीं थी, कोई रहस्यमय घटना नहीं, सिर्फ शुद्ध भौतिक विनाश शक्ति। मेरे मुक्के की अकल्पनीय शक्ति ने हवा को उसकी पूर्ण सीमा तक संपीड़ित कर दिया और फिर वह हिंसक तरीके से विस्फोट हुई। रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटाती हुई शॉक वेव आगे बढ़ी। वे सभी बड़े चीखने तक का समय नहीं पा सके। मेरे पंच से निकले तूफान ने उनके शरीरों को खून के धुएं में बदल दिया। लाल रस्सी संप्रदाय की मुख्य चोटी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ एक विशाल खाई बची थी जो सैकड़ों कोस दूर तक फैली हुई थी। आत्मा लोक में उत्थान लेने से लेकर लाल रस्सी संप्रदाय को खत्म करने तक सिर्फ 1 घंटा बीता था। नया ठिकाना, पुरानी पहचान। कंगन पर्वत श्रृंखला छोड़ने के बाद मैंने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। 7 दिन बाद मैं पवनपुल नगर नाम की एक छोटी जगह पर रुका। वह नगर पहाड़ों के सहारे नदी के किनारे बसा था, बड़े संप्रदायों से बहुत दूर। सबसे जरूरी बात, नगर छोटा था और छोटे नगर का मतलब होता है कम मुसीबत। मैंने 2 चांदी के टुकड़े देकर एक पुराना आंगन वाला घर खरीद लिया। फिर लिu रुयांग का छोड़ा हुआ जेड पेंडेंट अपने बिस्तर के पास टांग दिया और अधूरे आत्मा लोक के नक्शे को फिर से टेढ़े मेज के पैर को सहारा देने के लिए इस्तेमाल करने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वह चीज हर जगह मेज सपोर्ट के लिए परफेक्ट निकलती थी। आधे महीने बाद पवनपुल नगर के पास एक तृतीय श्रेणी का राक्षसी भेड़िया दिखाई दिया। बूढ़ा मेयर 10 से ज्यादा रक्षकों को लेकर शहर के द्वार तक गया, लेकिन सबके पैर डर से कांप रहे थे। शुरुआत में मैं भीड़ के पीछे चुपचाप खड़ा रहा। मेरा दखल देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया में से उस राक्षसी भेड़िए ने मेरी आंगन की दीवार ही चुन ली। नगर के सारे लोग डर से जम गए। बूढ़ा मेयर सीधे मेरे सामने घुटनों पर गिर पड़ा। अगले ही सुबह ग्रामीण एक संयुक्त याचिका उठाकर मेरे घर ले आए। याचिका पर 5 बड़े सुनहरे अक्षर लिखे थे, हम आपसे हमारा मेयर बनने की विनती करते हैं। मैं दरवाजे पर खड़ा उन दर्दनाक रूप से जाने पहचाने शब्दों को चुपचाप घूरता रह गया। मैं आत्मा लोक में विशेष रूप से छिपने के लिए आया था, लेकिन अनगिनत प्रयासों के बाद भी किसी तरह फिर मेयर बन गया। मैंने 3 बार मना किया, लेकिन ग्रामीण पूरे 3 दिन तक मेरे घर के बाहर घुटनों पर बैठे रहे। आखिर में मैंने बेबसी भरी सांस छोड़ी और पद स्वीकार कर लिया। इस तरह आत्मा लोक में मेरी पहली आधिकारिक पहचान बनी, फेंगिया नगर का नया मेयर। अजीब लोग एक एक करके नगर में आने लगे। एक फटा पुराना युवा तलवारबाज जो बड़ी तलवार लेकर घूमता था, एक युवा लड़की जिसे दुश्मन पीछा कर रहे थे, एक काले कपड़ों में युवक जिसकी नसें टूट चुकी थीं और जो लगातार बड़बड़ाता रहता, 30 साल बाद मैं बदला लेने लौटूंगा। उनकी शक्ल देखते ही मेरी आंख जोर से फड़कने लगी। बिना एक पल गवाए मैंने तुरंत अपने दरवाजे के बाहर नया नोटिस टांग दिया। उस नोटिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यह नगर शिष्य नहीं स्वीकार करता, भाईचारा संघ नहीं बनाता, सगाई नहीं तोड़ता और लोगों के मुंह पर थप्पड़ नहीं मारता। भीड़ उस नोटिस को भ्रम में घूरती रह गई।
सिर्फ मैं ही समझता था कि ये नियम कितने जरूरी हैं। कुंदरान की वापसी। आत्मा लोक में 5वें साल एक सफेद कपड़ों में लिपटी महिला फेंगिया नगर पहुंची। जिस पल वह नगर में दाखिल हुई, आसमान से बर्फ गिरने लगी। स्वांगचाओ पैलेस की संत शू चिंगरा। जैसे ही मैंने आंगन में बैठकर दस्तावेज देखते हुए यह नाम सुना, मेरी कूंची की नोक अचानक रुक गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बाहर से एक आवाज आई जो एक साथ जानी पहचानी भी थी और दूर भी। मास्टर, क्या चिंगरान एक कप चाय मांग सकती है? मैं काफी देर तक बिना हिले बैठा रहा, फिर आखिरकार उठकर दरवाजा खोला। शू चिंगरान बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी जैसी मुझे याद थी। उसका चेहरा ज्यादा नहीं बदला था, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थीं। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। मैंने आपको 100 साल से ज्यादा ढूंढा। मैंने शांत नजरों से उसे देखा, फिर उसके पीछे खड़े रक्षकों की तरफ नजर घुमाई। अगर मुझसे मिलने आई थी तो इतने लोग साथ क्यों लाई? शू चिंगरान ने हल्का सा नजरें झुकाई। मैंने इन्हें नहीं चुना। यह लोग खुद पीछे आने पर अड़े हुए हैं। उसकी बात सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। मुसीबत फिर से आ चुकी थी। मैंने उसे आंगन के अंदर बुला लिया, लेकिन जैसे ही उसके रक्षक अंदर आने की कोशिश करने लगे, मैंने बस उन्हें एक बार देखा। भारी आवाज के साथ आंगन का द्वार अपने आप बंद हो गया। उनके चेहरे तुरंत बदल गए क्योंकि उन्हें एक डरावनी बात समझ आ चुकी थी। अब उनमें से किसी में भी वह दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं बची थी। आंगन के अंदर शू चिंगरान पत्थर की मेज के पास चुपचाप बैठ गई और मुझे खामोशी से चाय बनाते देखती रही। चाय तैयार होने के बाद उसने धीरे से कप उठाया और बोली, मास्टर अब भी पहले जैसे ही हैं। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, मैं बदल गया हूँ। पहले मुझे सिर्फ मर्त्य लोक की मुसीबतों से डर लगता था, अब आत्मा लोक की मुसीबतों से भी डर लगने लगा है। शू चिंगरान खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से हंस पड़ी। एक पल के लिए उसकी मुस्कान बिल्कुल उस 10 साल की लड़की जैसी लगी जो कभी मेरी आस्तीन पकड़कर रोती थी। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, मास्टर, मैं आपकी मदद मांगने आई हूँ। भाग्य का मंडप और उसका सामना। 2 हफ्ते बाद भाग्य का मंडप के 3 महान भविष्यवक्ता गुरुओं ने एक साथ स्वर्गीय गणना खोली ताकि मेरे मूल, मेरे भाग्य और शू चिंगरान से जुड़े कर्म संबंध की जांच कर सकें। परिणाम विनाशकारी था। पहला महागुरु तुरंत पूर्ण शून्यता से टकराया और उसके 7 छिद्रों से खून बहने लगा। दूसरा महागुरु बाहरी दुनिया शब्द बोलने से पहले ही टुकड़ों में विस्फोट हो गया। तीसरे की हालत सबसे बुरी हुई। उसने गणना को जबरदस्ती सीमा तक धकेला और आखिरकार उसे एक पत्थर का स्तंभ दिखाई दिया। उस स्तंभ पर 5 शब्द लिखे थे, यहाँ अमर वास करते हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं। उसके बाद वह पूरी तरह पागल हो गया। भाग्य के मंडप में तुरंत अफरातफरी फैल गई। आखिरकार मंडप के प्रमुख ने खुद आदेश जारी किया, उस अस्तित्व को जांचने, बाधित करने, उकसाने या थकाने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो भी आदेश तोड़ेगा उसे मंडप से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह फैसला सुनकर मैंने आखिर राहत की सांस ली। कम से कम उनमें से किसी एक का दिमाग तो काम करता है। शू चिंगरान चुपचाप मेरे सामने बैठी थी और मुझे धीरे धीरे चायदानी में पानी भरते देख रही थी। आंगन के बाहर डूबता सूरज आसमान को लाल बना रहा था। फिर उसने हल्की आवाज में पूछा, मास्टर, अब आपका क्या प्लान है? मैंने शांत भाव से चायदानी में और चाय डाली। फिलहाल तो यहीं रहूंगा, कुछ और साल अंक जमा करूंगा। जब इतना मजबूत हो जाऊंगा कि कोई मुझे छू भी न सके, तब शायद जिंदगी काफी शांत हो जाएगी। फिर उसने और भी धीमी आवाज में पूछा, और मेरा क्या? मैंने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। अगर चाहो तो तुम भी यहीं रह सकती हो। फिर थोड़ी देर रुककर मैंने जोड़ा, लेकिन पहले ही बता देता हूँ, मैं शिष्य नहीं लेता। थोड़ी देर रुककर मैंने और जोड़ा, और किराएदार भी नहीं। शू चिंगरान कुछ पल ब्लिंक करती रही। तो आखिर आप लेते क्या हैं? मैंने काफी गंभीरता से सोचा। जो लोग मुफ्त में खाना खाते हैं उन्हें रखना असंभव नहीं है। शू चिंगरान कुछ पल के लिए जम गई, फिर अचानक धीरे से हंस पड़ी।
आत्मा लोक की सीमा भूमि में आने के बाद वह पहली बार इतनी बेफिक्र होकर हंसी थी। गुप्त समुद्र की लड़ाई। आत्मा लोक में 10वें साल एक बड़ी खबर पूरे नेदर लोक में फैल गई। प्राचीन स्वर्गीय गुफा तय समय से पहले प्रकट हो चुकी थी और उसके द्वार खोलने वाली कुंजियों में से एक शू चिंगरान की स्वर्गीय भाग्य थी। चारों महान गुटों ने संयुक्त सार्वजनिक आदेश जारी किया। जो भी शू चिंगरान और वसुवी की लोकेशन बताएगा उसे सर्वोच्च श्रेणी का दिव्य हथियार मिलेगा। अगले ही पल पूरा नेदर लोक पागलपन में डूब गया। मैं काफी देर तक नगर के बाहर लगे इनाम के नोटिस को चुपचाप घूरता रहा। फिर बेपसी भरे भाव के साथ शू चिंगरान की तरफ मुड़ा। देखा, मैंने पहले ही कहा था, मुख्य पात्र वाले लोगों के साथ जुड़ने का मतलब है जिंदगी भर अनंत मुसीबत। शू चिंगरान ने हल्का सा होठ काटा। तो अब हम क्या करेंगे? मैंने नजरें नीचे की। बाउंटी नोटिस को दीवार से फाड़ा, उसे मसलकर गोला बनाया और कैजुअली आग में फेंक दिया। आग की लपटें मेरी आंखों में दिख रही थीं और मेरे चेहरे पर ऐसी शांति थी जो लगभग भयावह लग रही थी। क्या करेंगे? अगर वे हमें ढूंढना चाहते हैं तो हम बस उन्हें ढूंढने ही नहीं देंगे। फिर मैंने शांत स्वर में कहा, हम निकल रहे हैं। आधे घंटे बाद मैं और शू चिंगरान भाग्य के मंडप के पर्वत द्वार के सामने खड़े थे। वहां एक सफेद बालों वाला बूढ़ा द्वार के सामने अकेला हमारा इंतजार कर रहा था। वह मंडप का प्रमुख था। मेरे कुछ बोलने से पहले ही बूढ़ा गहराई से झुक गया। आदरणीय वसुवी, यह बूढ़ा काफी समय से आपका इंतजार कर रहा था। मैंने शांत नजरों से उसे देखा। तुम भविष्य की गणना में अच्छे होते हो। अगर मेरी आमद पहले ही जान ली थी तो भागे क्यों नहीं? बूढ़ा कड़वाहट से हंसा, क्योंकि पूरी रात गणना करने के बाद मुझे सिर्फ एक बात समझ आई। फिर उसने गहरी सांस छोड़ी। कोई चाहे कितना भी तेज भागे, वह तलवार से तेज नहीं हो सकता। अगर जीवित रहना है तो सिर्फ भीख मांगना ही विकल्प बचता है। उसी रात गुप्त पृथ्वी के समुद्र पर 10,000 झांग ऊंचा प्राचीन काला द्वार समुद्र के ऊपर तैर रहा था। चारों महान गुट पहले से वहां मौजूद थे। जैसे ही मैं और शू चिंगरान वहां पहुंचे, पूरा समुद्र तुरंत शांत हो गया। हर नजर मेरी तरफ घूम गई। वह आ गया। उसने सच में आने की हिम्मत की। महान साम्राज्य शताब्दी का जीभोशा सुनहरे वस्त्रों में आसमान में तैरता हुआ आया। वसुवी, शू चिंगरान को सौंप दो। अगर ऐसा किया तो मैं पहले हुई सारी बातों को भूल सकता हूँ। मैंने कुछ पल उसे चुपचाप देखा, फिर खामोश होकर पूछा, और तुम आखिर होते कौन हो जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? जीभोशा ने एक हाथ उठाया और शून्य से एक विशाल प्राचीन स्वर्णिम पीला कड़ाहा बाहर निकला। उसके प्रकट होते ही 1000 कोस के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से फूट पड़ी। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिला। मैंने बस एक हाथ उठाया और उस विशाल कड़ाहे को एक ही हथेली से पकड़ लिया। जीभोशा का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कैजुअली अपनी उंगलियां कस दी। वह कड़ाहा 4 बड़े टुकड़ों में टूट गया और अनगिनत टुकड़े नीचे समुद्र में बारिश की तरह गिरने लगे। मैंने कैजुअली सबसे बड़ा बचा हुआ टुकड़ा उठाया और अपनी थैली में डाल लिया। इसे रख लेता हूँ, बाद में पानी उबालने के काम आएगा। प्राचीन द्वार का खुलना। तभी अचानक समुद्र के ऊपर तैरता प्राचीन काला द्वार हिंसक तरीके से चमकने लगा। शू चिंगरान का चेहरा पीला पड़ गया। मास्टर, वह आपको देख रहा है। द्वार की दरार के अंदर से एक विशाल काली जंजीर अचानक टूट गई। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंधकार के पीछे से एक पीला सफेद हाथ बाहर निकला। वह हाथ बड़ा नहीं था, बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह दिखाई दिया, लाखों कोस के अंदर सारी आध्यात्मिक ऊर्जा मर गई, सचमुच मर गई। एक प्राचीन महान उत्थान राक्षस आतंक में चीखा, पूर्वज, यह पूर्वज स्तर का अस्तित्व है। उस पीले हाथ ने हल्के से नीचे दबाया। वह प्राचीन राक्षस और उसके आसपास मौजूद सैकड़ों साधक बिना आवाज किए राख में बदल गए। द्वार के पीछे की चीज पूरी तरह बाहर आ गई। वह सफेद वस्त्र पहने एक मानवीय आकृति थी, जिसके शरीर पर टूटी हुई जंजीरें लिपटी थीं। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ चिकना पीला चेहरा था। मैंने उसे चुपचाप देखा, फिर आह भरी।
यह पहली बार है जब मैंने ऐसी चीज देखी है जो मुझसे भी ज्यादा मुसीबत पैदा करती है। श्वेत वस्त्रधारी पूर्वज ने एक उंगली उठाई और मेरी तरफ इशारा किया। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में अभूतपूर्व खतरा महसूस हुआ। आत्मा लोक में आने के बाद पहली बार मुझे सच में खतरा महसूस हुआ। मैंने नीचे अपनी बाह की तरफ देखा। मेरी त्वचा पर एक छोटी खूनी दरार दिखाई दी। मैं उसे चुपचाप घूरता रहा। आत्मा लोक में आने के बाद तुम पहली चीज हो जिसने मेरी त्वचा तोड़ी है। आखिरकार मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। इस बार मैंने खुद को दबाना पूरी तरह बंद कर दिया। मेरा रक्त, मेरी आत्मा, मेरा भौतिक शरीर जो अब इतना हास्यास्पद रूप से मजबूत हो चुका था कि प्रकृति के नियमों को भी चुनौती देने लगा था। बूम! आत्मा लोक में आने के बाद पहली बार मैंने अपनी पूरी शक्ति बाहर छोड़ दी। 1,00,000 कोस के अंदर पहाड़ और समुद्र साथ में कांप उठे। भागते हुए साधक सिर्फ मेरी जीवन शक्ति के दबाव से घुटनों पर दब गए। लड़ाई हिंसक थी, लेकिन जब अंत में मैंने उसकी छाती के आर पार हाथ डाला और उसका काला स्पंदित केंद्र निकाल लिया तो पूरी दुनिया पर सन्नाटा छा गया। क्रैक! काला गोला उसी पल विस्फोट हो गया। सफेद वस्त्रधारी पूर्वज का पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। मरने से पहले उसके चेहरे पर एक दरार खुली जैसे होंठ अलग हो रहे हों। फिर एक तीखी आवाज सीधे मेरे मन के अंदर गूंजी, तो यह तुम हो। मेरी गणना में तुम्हारे जैसे और भी हैं। मेरी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। तुम्हारा मतलब क्या है? सफेद वस्त्रधारी पूर्वज काफी देर तक शांत रहा। फिर आखिर सिर्फ 4 शब्द बोला, और ऊपर मत जाओ। जैसे ही वह शब्द खत्म हुए उसका पूरा शरीर धूसर सफेद रोशनी में बदल गया और बिखर गया। टूटे खंडहर और पुराना संदेश। खंडहर के अंदर, जहां कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, बस एक जीर्णशीर्ण पत्थर का मंदिर खड़ा था। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने एक टूटा हुआ पत्थर का स्तंभ पड़ा था, लेकिन जिसने मुझे झटका दिया वह स्तंभ नहीं था, बल्कि उस पर लिखा हुआ लेख था। वहां आत्मा लोक के अक्षर नहीं थे, कोई प्राचीन रून नहीं थे, बल्कि उस पत्थर पर ऐसे अक्षर लिखे थे जिन्हें मैंने तुरंत पहचान लिया। सरलीकृत चीनी अक्षर। इतने सालों में पहली बार मैं सच में झटके में जम गया। शू चिंगरान उन शब्दों को समझ नहीं सकी, इसलिए उसने धीरे से पूछा, मास्टर, वहां क्या लिखा है? मैं काफी देर तक टूटे स्तंभ को चुपचाप घूरता रहा, फिर धीरे धीरे हर शब्द पढ़ने लगा। अगर तुम यह शब्द पढ़ सकते हो तो इसका मतलब है कि मैं विफल हो गया। मैं तुम्हारी तरह हूँ। मैं भी कहीं और से आया हूँ, और तुम्हारी तरह मैंने भी समय के साथ साथ चलना सीखा। ऊंचा संसार कोई अमर भूमि नहीं है, वह शिकार का मैदान है। उत्थान सिर्फ एक बड़े पिंजरे में भेजे जाने से पहले की वृद्धि है। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं उस पकड़ से आजाद नहीं हो पाया। जल्दी में आगे उत्थान मत करना, कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम एक मुक्के से स्वर्ग तोड़ने लायक मजबूत न हो जाओ। पेडेस्टल के नीचे मैंने हमारी समान उत्पत्ति वाली एक चीज छोड़ी है। वह किसी दूसरे इंसान के साथ दीर्घायु साझा कर सकती है। मर्त्यलोक की एक छोटी छाप उन लोगों के लिए जो बाद में आएंगे। मैसेज खत्म करने के बाद मैं बहुत देर तक शांत खड़ा रहा। शू चिंगरान भी बिना मुझे परेशान किए चुपचाप मेरे पास खड़ी रही। जीर्णशीर्ण पत्थर के हॉल के अंदर एक छोटा कांसे का दीपक लटका हुआ था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मैं तुरंत उसका उद्देश्य समझ गया। वह किसी इंसान को पूरी तरह मेरे जैसा नहीं बना सकता था, लेकिन वह किसी को मेरे साथ बेहद लंबी जीवनकाल साझा करने की क्षमता दे सकता था। सहज रूप से मैंने अपना सिर शू चिंगरान की तरफ घुमा लिया। जैसे ही उसने मेरी नजर नोटिस की, उसका चेहरा तुरंत कानों तक लाल हो गया। वह लैंप जो पूरी रात जला, उस रात आंगन में बैठकर मैंने चुपचाप चाय बनाई। मैंने छोटा कांसे का दीपक पत्थर की मेज पर रखा, फिर धीरे से उसे शू चिंगरान की तरफ सरका दिया। यहाँ अभी एक चीज बची है, मैंने धीमी आवाज में कहा। ऐसी चीज जो किसी इंसान को बहुत बहुत लंबे समय तक जीने दे सकती है। फिर मैंने बेबसी भरे भाव के साथ जोड़ा, कीमत बस इतनी है कि भविष्य में उसे हर दिन मेरा चेहरा देखना पड़ सकता है।
ऑनेस्टली काफी मुसीबत भरा लगता है। शू चिंगरान पूरी तरह जम गई। वह उस छोटे कांसे के दीपक को घूरती रही और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। 100 साल से ज्यादा। जब वह सिर्फ 10 साल की थी, तब से लेकर आज तक वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दीपक को नहीं छुआ। इसके बजाय उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और गंभीरता से पूछा, मास्टर, क्या इसे मुझे स्वीकार करना माना जाएगा? मैं काफी देर तक चायदानी पकड़े शांत बैठा रहा और कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन शू चिंगरान अचानक फिर भी मुस्कुरा दी। फिर उसने धीरे से कांसे का दीपक अपने हाथों में पकड़ लिया। चांद की रोशनी आंगन पर मृदुता से गिर रही थी और उसकी आंखों को रोशन कर रही थी, जैसे उनमें अनगिनत बिखरे हुए तारे छिपे हों। उस रात पवनपुल नगर में कोई स्वर्गीय आपदा नहीं हुई, कोई अजीब घटना नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ। वहां सिर्फ एक छोटा दीपक था जो आंगन में चुपचाप जल रहा था, और वह दीपक पूरी रात जलता रहा। अंत में शांति। कई साल बाद भी आत्मा लोक के लोग गुप्त पृथ्वी के समुद्र की लड़ाई के बारे में बातें करते रहे। उस अजीब आदमी के बारे में जिसने अमर जीवन शक्ति तोड़ दी और प्राचीन प्राणियों को नंगे हाथों से फाड़ डाला। कुछ कहते थे कि वह ऊंचे संसार में उत्थान कर चुका है, कुछ मानते थे कि वह किसी गुप्त भूमि में छिपा है, लेकिन कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि वही आदमी जिसने पूरे आत्मा लोक को आतंक में डाल दिया था, इस वक्त पवनपुल नगर में चूल्हे के पास बैठकर गंभीरता से यह अध्ययन कर रहा है कि स्वर्णिम पीले कड़ाहे के टूटे हत्थे से पानी जल्दी कैसे उबाला जाए। दूसरी तरफ आंगन में शू चिंगरान धूप में जड़ी बूटियां सुखा रही थी। पास में बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे थे। मैं दरवाजे पर चुपचाप खड़ा साधारण मर्द के जीवन को सामने खुलते हुए देख रहा था, और अचानक मुझे महसूस हुआ कि शायद चीजें ऐसे ही बिल्कुल ठीक हैं। शायद एक दिन मैं सच में ऊपर के स्वर्ग को तोड़ दूंगा, लेकिन आज नहीं। आज मैं सिर्फ एक गांव का मुखिया था जो पड़ोसियों, अधीनस्थों और इस बात की चिंता कर रहा था कि किसका मुर्गा फिर किसी और के आंगन में घुस गया। अजेयता, अमरता, दुनियाओं के पार छिपे रहस्य, यह सब बाद में भी इंतजार कर सकते थे। आखिर मेरे पास बहुत समय था, और इस बार मैं अकेला नहीं था।